मॉर्निंग, कैसे आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास की नोटिफिकेशन आई सबके पास? मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई है आज। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताएं। ओके, क्लियर है। ओके ओके, मैं अच्छी हूँ। मुझे बताएं, आप सबको नोटिफिकेशन आई है क्लास की? मेरे पास नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आई है। और कौन कौन क्लास में आ गए हैं, एक बार देखते हैं। सत्य प्रकाश, अंकिता कुशवाहा, पूनम शर्मा, विनोद कुमार, आरती। विनोद, कल क्लास में नहीं थे आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आए हैं? अभी तो आ गए हैं। चलिए, किसी को कोई सवाल है पिछली क्लास से? शाम की क्लास में नहीं था, ओके। शाम की क्लास में मैंने याद किया था आपको, रिकॉर्डेड देख लिया। ओके ओके, गुड। ओके, बाकी सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करेंगे। नो? नो का मतलब ये कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे बताओ। सवाल नहीं होता आपका तो पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये कौन से निकाल दे मैंने? कल हमने पढ़ी थी कहानी भोलाराम का जीव।
आज हम देखेंगे मुर्दहिया पढ़ रहे थे ना हम, जहां पे हमने कल छोड़ा था, या ठकुरी बाबा। एक बार बताओ कहाँ छोड़ा था, मुर्दहिया पे छोड़ा था ना। एक मिनट दीजिए। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भी नहीं कर रहा, फिर कब करनी है बेटा पढ़ाई? पढ़ाई करना शुरू कर दो, अब बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी हमारा ये महीना पेपर नहीं, सॉरी, सिलेबस पूरा करना है, और आपको पता है त्योहार भी है, दिवाली अभी आने वाला है ना। अ, दिवाली के साथ काफी कुछ है, पूरा 15 दिन तो लगते ही है ना, पता है ना आपको। मुर्दइया की डेट गलत है। ओहो, सही कहा। रुको, इसको मैं ना परमानेंट करेक्ट इधर ही कर लेती हूँ। 2010 है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कल भी। थैंक यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने करवाने थे आपको, मैं ही नहीं करता। अच्छा, यूनिट 5 में महादेवी वर्मा में ध्रुत झरो जगत के जरण पत्र, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है ये। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने थे, ये मैं कब करवाऊं, ये मैं सोच रही हूँ अभी। मुर्दहिया से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे पास, अलग अलग जगहों से जो लिए थे। एक मिनट में देख लेती हूँ। सिलेबस में महादेवी वर्मा की उसमें डाल दी है, वही क्लियर करना। हाँ, सिलेबस में दो चीजें गलत, दो तीन चीजें गलत हैं। एक तो ये वाली कविता, और एक उपन्यास में भी कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको क्लियर किया था जब आपको बुक्स वाली क्लास करवाई थी, तब मैंने इसको क्लियर किया था कि सिलेबस में क्या गलती है। सिलेबस में एक डेट भी गलत है किसी रचना की, ठीक है। तो सिलेबस में थोड़ी सी गलतियां हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, है ना। पढ़ने वाले को पता चलता है, नहीं पढ़ने वाले को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए पढ़ा करो। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने थे, उसको शाम की क्लास में देख लेंगे, है ना। क्योंकि अभी मैंने वो रखी नहीं है नोटबुक अपने पास, तो फिर कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। मुर्दहिया, इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे फिर, ताकि क्लास भी बोरिंग ना हो, है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे साथ में। स्टार्ट करें। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे तो आज तक पता नहीं चला। अच्छा, होशियार। सबसे ज्यादा गलतियां
आपने निकालनी होती है। ये करके बताओ सभी। हरिशंकर पर साई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इनकी डेट नहीं मिल रही। ओके, माता दिन चांद पर, एक मिनट देख के बताती हूँ। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। होशियार तो बहुत हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ना। ठीक है, तो मेहनत कर लो भाई, कोई मत पढ़ो। हाँ, इसीलिए तो पैसे खर्च करके यहाँ बैठे हैं ना सारे, कि आपकी बातों में आ जाएंगे। बताओ। इसीलिए बैठे हैं सारे यहाँ पर। अच्छा, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इसमें इसमें भी डेट नहीं है मेरे पास। ओके, मैं, अच्छा मुझे ऐसे करना अंकिता, टेलीग्राम पे ये भेजना, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं टेलीग्राम पे भेजना, फिर याद रहेगा, अदरवाइज मुझे याद नहीं रहता। फिर एक बार मैसेज कर देना, तो मैं देख लूंगी शाम की क्लास में, इसको मैं इसकी डेट बता दूंगी, ठीक है, पता करके। चलो, हाँ, पढ़ते हैं हम। हाँ हाँ बेटा, वही तो बात है। जहां मर्जी खर्च करो, है ना, फालतू फिजूल खर्ची करो, होते ही खर्च करने के लिए हैं। आपके जितने बुद्धिमान यहाँ पे सारे नहीं है ना, है ना। सारे तो बेवकूफ हैं जो यहाँ पे पैसे खर्च करके, फीस भर करके यहाँ पे आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि पढ़ना नहीं है। हाँ, मुर्दहिया, मुर्दहिया का समय 2010 और इसका दूसरा भाग 2014 में। ये आपको पांडे में मिल जाएगा, जो आत्मकथा जीवनी वाला जो भाग है, उसको साथ में आप निकाल सकते हैं। और वो सारी जितनी भी आत्मकथाएं, जीवनियां, रेखा चित्र वहां पर दिए हुए हैं, उनको भी आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले यही काम करना है आपको ना, कालक्रम बिठाना है आपको सबसे पहले हर रचना का। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट कवियों का, उसके बाद हर रचना का कालक्रम। ठीक है, उसके बाद आपको आगे एक्शन लेना है हर चीज के लिए। मतलब जैसे कवि है तो उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं का कालक्रम लगाना है, तो उनको याद करना है। पहले इंपॉर्टेंट वाले करो, है ना, और उसके बाद जो आपको ऐसे लग रहे हैं मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उनके करो। ठीक है। मैं देख रही थी नोटबुक मेरे पास, बट यहाँ पे आसपास में नहीं रखी है। मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको करवानी थी। कुछ कुछ नोट्स मेरे पास नगेंद्र से बने हुए हैं, कुछ नोट्स मेरे पास बच्चन से बने हुए हैं, और कुछ तिवारी से बने हुए, ऐसे अलग अलग बने हुए हैं। तो बुक्स नहीं पढ़ाने का टाइम है, तो इम्पोर्टेंट सोच रही हूँ कि आपको करवा दूं, बट अभी मेरे पास नोटबुक नहीं है मेरे पास। तो शाम की क्लास में या फिर कल की क्लास में उसको करते हैं ना। जितनी भी रचनाएं हैं उनके कालक्रम, और उनके जो लेखक हैं उनके कालक्रम, पहले उनके जन्म के कालक्रम बना लो लेखकों के, उसके बाद उनकी रचनाओं के, और ऐसे निमोनिक सा बना करके याद कर लो। छोटी छोटी स्टोरीज बना करके याद कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें हमें याद रहती है ना। ऐसे हम रट्टा मारेंगे, मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है, फिर इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका, ऐसे करके याद, मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है, सारी चीजें ऐसे याद नहीं रहती है, तो थोड़ा निमोनिक बनाना पड़ेगा। यूनिट्स 6 से लेकर 10 तक ये काम तो कर लिया मैम, बस ये ही नहीं मिल रहा है, इसलिए। ये सारा काम आपने कर लिया है, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, शुभ समाचार है। गुड मॉर्निंग सविता। अच्छा, ये सारा काम आपने कर लिया है, गुड, खुशी हुई मुझे। ओके, ये नहीं मिला आपको इंस्पेक्टर माता दिन, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, शाम को बता दूंगी। मेरे को एक बार मैसेज कर देना, फिर याद रहेगा मुझे। ओके जी, आगे चलते हैं हम।
2 भागों में है ये आत्मकथा इनकी, ठीक है। और तुलसीराम की ये दलित आत्मकथा है, ठीक है। दलित आत्मकथा दलित ये लेखक हैं। मुझे भेज देना। अच्छा, 1 वीक हो गया। गुड, ये अच्छा काम किया। लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। और जो ये कह रहे हैं ना हमें भी भेज देना, वो भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो मेहनत करके बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप ये सोचेंगे ना हमें कोई दे देगा और हम नकल मार के लिख लेंगे, है ना, तो हमें फायदा हो जाएगा। उससे फायदा तो होगा आपको, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, उससे आपको कम फायदा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं कहती हूँ ना कि कालक्रम लगाओ, तो आप ढूंढोगे बुक खोल करके इधर उधर, जब पन्ने पलटोगे आप, तो आपकी आंखों के सामने से 10 और रचनाएं गुजरेंगी जो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका फायदा है कि आप जैसे कालक्रम लगाओगे और रचनाएं याद करोगे, तो आप जैसे पन्ने पलटोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे देख के ही याद हो जाएगी, इमेज वैसे स्टोर हो जाएगी आपके दिमाग में। तो इसमें ही आपका फायदा है कि खुद से अपना काम करो, ठीक है। और हाँ, हेल्प आप ले सकते हो एक दूसरे की, आपके लिए ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, लेकिन ग्रुप में कोई डिस्कशन ही नहीं होता है। ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि आप वहां पर डिस्कशन करो, एक दूसरे की हेल्प करो, कैसे आप कर रहे हो एक दूसरे को बताओ। और अगर मुझे नोट्स मिलते हैं, मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं बहुत सारे, लेकिन उसकी फोटोज मैंने खींची थी, कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो फोटोज वो आपको दे सकती हूँ मैं। बाकी देखते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर वहां पे मिलते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ही, वो खुद से ही ऐड होना है आपको वहां पर। सरोज हिंदी फिलर फॉर्म या फिर हिंदी फिलर फॉर्म, ये दोनों ही हमारे चैनल और ग्रुप का नाम है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब हम संभवतः यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, ध्यान देंगे। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं अपितु गांव का संपूर्ण लोक जीवन ही केंद्र में है, ठीक है। मतलब जितने भी गांव के लोग हैं, दलित दलित ही नहीं, मतलब एक जाति को लेकर ही नहीं, बल्कि पूरा जितना भी गांव है वो सब उसके केंद्र में है, ध्यान रखना है इस बात को। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं और मुर्दहिया इसका पर्दाफाश करता है। अंधविश्वास की बात यहाँ पर हो रही है ना, मतलब जो जाति पाति को लेकर के भेदभाव होता है उसकी उसके ऊपर ये लिखी गई है। और इसके भी कुछ नोट्स हैं, बट आपको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तब भी जाके मैं आपको सारे नोट्स करवा पाऊंगी, है ना। तो आप देख लेना किस तरह से, शाम की क्लास में तो हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते हैं, सुबह की क्लास में ये करना पड़ेगा। ओके, 184 पृष्ठों की इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण किया है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से एक अपने जीवन के एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने रख दिया है। मुर्दइया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक निम्नलिखित हैं। इसके जो 7 उपशीर्षक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप लिख लेंगे अपने पास, ठीक है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, मतलब आजमगढ़ की फाका कशी। ये थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब टफ जैसा, लेकिन 2-4 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय यह है कि लेखक केंद्र में नहीं है, केंद्र में दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, स्वर्णों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गांव में बसे कुछ विक्षिप्त परंतु शिक्षा की घोर अवहेलना, उससे संबंधित जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें, दलित संघर्ष आदि। अब मान लो आपको ये असर्शन रीजन में इस तरह से पूछ ले
कि जो मुर्दई आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम की, उसके केंद्र में जो है उनकी जाति है, या फिर उसके केंद्र में डॉक्टर तुलसीराम है, ऐसे करके आपको वो दे दे स्थापना, है ना, और उसका कुछ कुछ भी तर्क बना दे वो, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ये पता ना हो कि कौन केंद्र में है। तो बहुत ही ध्यान से, जितना भी आप थोड़ा पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आप पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़ा करें, है ना, दिल दिमाग सब कुछ क्लास में रखा करें, पढ़ाई में। तो केंद्र में कौन है? दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, स्वर्णों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गांव में बसे कुछ विक्षिप्त परंतु शिक्षा की घोर अवहेलना, उससे संबंधित जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें, दलित संघर्ष आदि। तुलसी की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्दहिया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से ही जुड़ी हुई घटनाएं हैं। ठीक है। मुर्दहिया के द्वितीय अंक में, अब यहाँ इसका दूसरा अंक देखते हैं। द्वितीय अंक में एक दिन तुलसीराम अपने मुन्नर चाचा को यह कहते हुए सुनते हैं कि अब भारत में समूही खेती हुई और सब कमाई सब खाई, नेहरू जी करखन खोली ही, आ 5 साल के 5 साल में योजना बनी है, बनाई है ना, मतलब ये कौन सी वाली भाषा है? भोजपुरी। पहले हकबट हुई पीकर चकबट। तुलसीराम इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सारी बातें तो मुझे समझ में नहीं आई, किंतु हकबट और चकबट और सब कमाई सब खाई मुझे अच्छी तरह समझ में आया था, तथा यह भी कि यह वर्तमान रूस की देन है। इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव के साथ गांव के लोग भी हैं। आत्मकथा के निजी अनुभव के साथ गांव के लोग भी हैं, मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ ये आत्मकथा है, बेशक आत्मकथा तुलसीराम की है, लेकिन इसमें पूरे गांव का वर्णन है, पूरे गांव की स्थिति का वर्णन है। ठीक है। मुर्दहिया के पात्र हैं जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं अंकिता ने। धीरज लेखक की मां, साधारण ग्रामीण और गृहिणी। जूठन लेखक के दादाजी, जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। ओ माय गॉड। मुसरिया शतायु अवस्था में जीवित लेखक की दादी। सोमर लेखक के पिता के बड़े भाई जो 112 गांव के चमारों के चौधरी थे। मुनेसर काका लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई शिव नारायण पंथी धर्मगुरु। नगर काका लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभावतः गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के, ये भी शिव नारायण पंथी धर्मगुरु हैं। मुन्नार काका लेखक के पिता के सबसे छोटे भाई, ये सहज और सामंजस्यवादी तथा पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया थे। मुंशी राम सूरत लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कट्टर जातिवादी थे। परशुराम सिंह प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर। संकटा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र। करपात्री महाराज हिंदू कोड बिल के विरोधी और राम राज्य पार्टी के नेता। सुग्रीव सिंह लेखक के शिक्षक जो स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। हिंदी के शिक्षक जो लेखक को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। रामधन आजमगढ़ के दलित नेता। तपसीराम लेखक को उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सलाह देते थे। अरुण सिंह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता। जेदी काका अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें जबरन युद्ध के लिए ले गए थे वो। देवराज सिंह बस्ती जनपद का युवक जो आजमगढ़ में लेखक के साथ पढ़ता और मित्र भी था, परंतु लेखक की छात्रवृत्ति आने पर वह चाकू के बल पर आधा रुपया ले लेता था। किसनी भौजी तथा सुभगिया
गांव की नवविवाहित स्त्रियां जो अपने घर तथा वैवाहिक जीवन के दुखों की चिट्ठी के द्वारा दूसरे प्रदेशों में अपने पतियों को भेजती थी। चिट्ठी लेखन का काम लेखक अर्थात बालक तुलसीराम का था। मुर्दैया की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। हमारे गांव में जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बनकर रोज रामलीला में मरते थे। ध्यान रखना, पंक्तियां ध्यान से पढ़ना। मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। अब मुर्दहिया किसका नाम है? आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। ये भी आपको याद रखना है, ये दलित जीवन की कर्मस्थली। आपको पूछा जा सकता है दलित जीवन की कर्मस्थली क्या है मुर्दहिया आत्मकथा में। ठीक है। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर यानी कि आजमगढ़ में है ये, कि बहुदेशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते यहां से ही होकर गुजरते थे। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम ने यह स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने किया। अब देखो यहां से पहली बात ये कि तद्भव पत्रिका में छपती थी इनकी ये आत्मकथा, और दूसरी बात ये है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश। ठीक है। अर्थात मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें लेखक या फिर संपादक अखिलेश के निवेदन से मिली। ध्यान रखना इस बात को भी। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब वे खुश होते तो कहते, ये चमरा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। ठीक है। अब आते हैं हम शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। ठीक है। तो शिव इनकी इनकी जीवनियां जो हैं यानी कि प्रेमचंद की जीवनियां अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस ने लिखी है इनकी जीवनियां, है ना। तो एक मिनट मैं आपको देख के बता देती हूँ। एक तो प्रेमचंद घर में है, ये इनकी वाइफ ने लिख रखी है। ठीक है। और बाकी किस किस ने लिखी है? एक तो इनके बेटे ने लिखी है। चलो बाद में देखते हैं इसको। पहले ये है शिवरानी देवी, इनकी पत्नी है प्रेमचंद की, और इन्होंने लिखी है प्रेमचंद घर में। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एक इनके बेटे ने लिखी हो किस नाम से है। वो है कलम का, एक तो कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही इनके बेटे ने लिखी है। बेटे का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और एक लिखी है कलम का मजदूर, ये भी ये किसी और ने लिखी है। तो ये तीन जीवनियां हैं इनकी। ठीक है। और ये इनकी वाइफ ने लिखी है। तो कलम का सिपाही और कलम का मजदूर और प्रेमचंद घर में, मतलब कि प्रेमचंद घर में कैसे थे, है ना, कैसा उनका स्वभाव था। अमृत राय, अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। कलम का मजदूर किसने लिखी पता है किसी को? तो वो भी बता ही दो। मदन गोपाल। ओके, थैंक यू विनोद। मदन गोपाल। ठीक है। ये तीनों एक साथ लिखनी है आपको, फिर आपको याद रहेगा। ये है अमृत राय, इनका बेटा है। ठीक है, अमृत राय। और प्रेमचंद, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं यहाँ पर कि प्रेमचंद घर में कैसे थे ये किसको पता होगा? ऑब्वियसली उनकी पत्नी को, है ना। वो घर में क्या सा स्वभाव था उनका, क्या करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है। और कलम का सिपाही, अब अपने पिता को मजदूर तो नहीं कहेगा कोई बेटा, है ना। तो बेटा है तो क्या कह दिया? सिपाही कह दिया। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उन्होंने क्या कह दिया? मजदूर। नोट्स पढ़ भी लिया? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, अच्छी बात है, समझदार हैं आप फिर।
प्रेमचंद घर में 1944 में जीवनी विधा में लिखी गई है। ये मतलब जीवनी विधा है, विधा क्योंकि आपसे पूछी जाती है। रचनाकार है शिवरानी देवी, इनकी पत्नी है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। उन्होंने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। तो विनोद, आपने नोट्स भी बनाए हैं या फिर ऐसे ही याद है आपको? प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखें और सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपनी पत्नी के प्रति प्रेमचंद के मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया था। नोट्स बनाए हैं। गुड आरती। प्रेमचंद की जीवनी देखो, जिसने पढ़ना है ना वो पढ़ ही लेगा, है ना। तो देख लो आप कहां पर खड़े हैं। प्रेमचंद की जीवनी उनके बेटे अमृत राय ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, कलम का सिपाही नाम से, और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से लिखी है, जिसमें लेखक की अपनी कल्पनाएं भी शामिल होंगी। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी की हर घटना खरे सोने की तरह है, क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ उन पलों को खुद जिया और महसूस किया है। प्रेमचंद ने व्यक्तित्व की साफ गोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया है, वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है, मतलब कि पढ़ने योग्य है। ओके। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को बड़े ही सहजता के साथ लिखा है। उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता। उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और ना ही उनके प्रवाह में कोई कमी नजर आती है। शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पति की महानता को मरणोपरांत समझ पाई। तो मरने के बाद समझना और जीवित समझना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अच्छा रहता है कि अगर हम पहले ही समझ जाएं। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय तथा चाचा ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। तो ध्यान रखना है कि प्रेमचंद को धनपत राय उनके पिता ने नाम दिया और नवाब राय नाम किसने दिया? चाचा ने नाम दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही नामों से, दोनों मतलब तीनों नाम से लिखते थे। प्रेमचंद नाम से लिखते थे धनपत राय, उनके पिता मुंशी धनपत राय, तथा चाचा ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। तो नवाब राय नाम से भी ये लिखते थे। ठीक है, इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। ये तीनों पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है। उनका पहला उपन्यास प्रेम को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार उनका पहला उपन्यास कृष्णा है, जो 1905 ईस्वी में प्रयाग में छपा था। दूसरा उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। प्रेमचंद के दो बेटे श्रीपत राय धुन तथा अमृत राय बन्नू थे, और प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूल धर्म बनाया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। आमुख मतलब भूमिका, ठीक है, जो पुस्तक के पहले में लिखी जाती है। श्रद्धांजलि किसने? बनारसीदास चतुर्वेदी ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की एक जीवनी प्रेमचंद घर में, इसका समय प्रेमचंद घर में जो शिवरानी देवी ने लिखी है, समय क्या है? 1944, ध्यान रखना। दूसरी जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 में लिखी थी, और तीसरी जीवनी कलम का मजदूर 1954 में श्री मदन गोपाल ने 1919 से 2000 में लिखी। मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई और बाद में श्री मदन गोपाल ने हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही बाद में किया, पहले अंग्रेजी में लिखी थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू जाता है कि जब तक जो चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।
अब मनु भंडारी को बाद में देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कहानी। कल हमने भोला राम का जीव पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे, ये पढ़ी किसी ने कहानी जामुन का पेड़? अंकिता नहीं आई। हाँ, अंकिता नहीं आई है, वो सो रही होगी पक्का। चलो, ये किसी ने पढ़ी है? अरे भाई, हमारी क्लास में और भी अंकिता हैं। पढ़ ली? और किसी ने पढ़ी है? ओके, ठीक है, पढ़े कहानी। पहले तो इसको देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जामुन का पेड़ कहानी 1960 ईस्वी, हास्य व्यंग्य शैली में रचित सामाजिक समस्या प्रधान प्रतीकात्मक कहानी। रचनाकार कृष्णचंद्र, प्रगतिशील कहानीकार हैं ये। जन्म 1914, वजीराबाद, गुजरांवाला, पाकिस्तान से। निधन 1977, और प्रगतिशील कहानीकार, ये बता ही दिया है। वर्ण्य विषय क्या है? इस कहानी में जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर यानी कि कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लेट लतीफ काम को एक दूसरे पर टालने, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, न्याय में होने वाली देरी आदि प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया गया है। कहानी के पात्र हैं शायर, जो कवि हैं। उपनाम है ओस। प्रकाशित रचना ओस के फूल, गद्य संग्रह है, ध्यान रखना। माली, चपरासी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिटोनिया, राज्य का प्रधानमंत्री। इसने ही 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था। देश के प्रधानमंत्री, प्लास्टिक सर्जन आदि। मरते समय शायर यानी कि कवि ओस का कथन, उसने मिर्जा गालिब का निम्नलिखित शेर सुनाते हुए कहा, शेर सुनाया था। या तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल क्या होता है? इग्नोर करना ना। ठीक है, तो अब यहां से ये स्टोरी शुरू होती है ना। किसको आती है उर्दू? उर्दू आती है किसी को क्लास में? तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। भूख लग रही है आज मुझे बड़ी। ओके। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। खा लो, आपके लिए तो रखे मैंने। अच्छा, थोड़ी बहुत आती है। माता दीनचंद पर 1970। ओके बेटा, अभी क्लास में रहो, ठीक है? अभी क्लास में रहो। जो जो पढ़ा रही हूं अभी उसको ध्यान से पढ़ो, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? आगे पढ़ रही हूं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क को यह कहते हुए तीसरे क्लर्क का यह कहते हुए गला भर आया। मगर यह आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा।
पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहां से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है। वाणिज्य विभाग का इस कोई ताल्लुक नहीं। दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग में के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। ये तो मुझे याद है। अच्छा, शुक्र है, पिछले बैच का याद होगा ना आपको। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है, तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे अता पता बताओ, मैं उससे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ, जिससे हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए
तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एतराज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, मांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है सेक्रेटरीट और सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी गजलों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है, ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस? सचिव जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ ए कलाम ए अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूं, सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट में है। यह हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूं, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो,
मुसीबत यह है, सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, सुबह तक किसी न किसी तरह उसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, यह क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले को समझाया। और यह भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज बहुत प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई है, सुपरिटेंडेंट ने शायर की बाजू को हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। तो ये थी शायर की जिंदगी, एक कवि की जिंदगी, और एक तरह से देश की स्थिति भी है। मनु भंडारी, एक कहानी यह भी, एक रचना यह भी 2007 ईस्वी। मनु भंडारी 1931 से 2021। यह आत्मकथात्मक कहानी है। इस आत्मकथात्मक कहानी के निम्न 4 भाग हैं। मनु भंडारी जी की कहानी, जन्म देखते हैं। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ इनका जन्म। मनु भंडारी, ये 5 भाई बहन थे। शाम को क्लास, ओके ओके, ठीक है, आपको जाना है, आप जाइए। और क्या क्या कह रहे थे आप? डेट कम याद रहती है, कोई बात नहीं, डेट याद हो जाएगी, लिख लिख के याद करो। मैम जी, पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकती हूँ, टेलीग्राम पे सेंड कर दी है पीडीएफ, मतलब टेलीग्राम पे काफी पीडीएफ सेंड की हुई है। बाकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है? ऐप पर मैंने ये वाली पीडीएफ पहले डाल दी हुई है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। 5 भाई बहन थे। मनु भंडारी सबसे छोटी थी। साहित्य से इनका परिचय कांग्रेसी नेता जीतमल लुणिये के माध्यम से हुआ था। इन्हें जैनेन्द्र की रचनाएं, भगवती बाबू का चित्रलेखा और अज्ञे की रचनाएं पसंद थी। इनके प्रिय लेखक यशपाल थे। मनु भंडारी भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में कमजोर थी। उनकी पहली कहानी मैं हार गई है 1957 के अधिवेशन में शामिल हुई थी। इनका राजेंद्र यादव से विवाह हुआ था। इनकी पुत्री का नाम टिंकू यानी कि रचना था।
मनु भंडारी के पिता से जुड़ी कहानी। पहले इंदौर में रहते थे ये, बाद में अजमेर यानी कि राजस्थान के ब्रह्मपुरी में रहने लगे थे। वे कांग्रेसी एवं समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों को अपने घर में पढ़ाते थे, शक्की स्वभाव के थे। पति राजेंद्र यादव से संबंधित कहानी। राजेंद्र यादव से उनकी पहली मुलाकात सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल अजमेर के पुस्तकालय में हुई थी। 22 नवंबर को उनका विवाह हुआ। 35 वर्षों के बाद उनका विवाह विच्छेद हो गया, तो इनका तलाक भी हो गया था। वही तो मैं कर सकती हूँ ना, आप तो कर सकते हो, आप कर लो। शीला अग्रवाल से संबंधित कहानी। शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में हिंदी की प्राध्यापिका थी। और प्रमुख पात्र जीतमल लूणी है, सुशीला मनु भंडारी की बहन है। शीला अग्रवाल, डॉक्टर अंबालाल जी, मिस्टर सेठी, कोमल कोठारी, पुष्पमयी बोस, निर्माता जैन, अजीत जी, और निर्मल हेमंत, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा आदि। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वो थी बातें जो उससे संबंधित थी। और विष्णु प्रभाकर के आवारा मसीहा ये जीवनी है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रकाशन वर्ष 1974। रचनाकार विष्णु प्रभाकर, 21 जून 1912 से 2009 इनका जो समय था। शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल, शरद चंद्र की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। पद्म भूषण विष्णु प्रभाकर जी ने 1959 में एक किताब लिखना शुरू किया जो 73 में पूरा हुआ। इस उपन्यास को पूरा करने में विष्णु प्रभाकर को, ये जीवनी है ना, यहाँ उपन्यास क्यों लिखा है भाई? ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, अंकिता ने शायद। इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने साल लगे थे? 14 साल। ये रिसेंटली पूछा गया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये वाला सवाल, ठीक है। ये जीवनी लिखने में इनको 14 साल लगे थे विष्णु प्रभाकर को, ठीक है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि किसके जीवन पर आधारित है। शरद चंद्र के जीवन पर, मतलब कि शरद चंद्र की जीवनी है ये। राइट। हाँ, एग्जाम में पूछा था। अब मतलब नेट जेआरएफ में भी पूछा है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा है ये। आवारा मसीहा लिखकर प्रभाकर जी ने हिंदी और बंगला साहित्य के बीच सेतु का निर्माण किया जो समूचे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इस पुस्तक की सामग्री के तीन प्रमुख स्रोत रहे हैं। प्रथम उन व्यक्तियों का साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे हैं। शरद बाबू कुछ सही नहीं लिखा है। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण आदि। तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे वे प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा है। आवारा मसीहा में आईकोट की घटना प्रभाकर जी की कल्पित नहीं है। यह जीवनी 3 पर्वों में विभाजित है। जैसे अध्याय होते हैं ना, तो इसमें पर्व हैं, ठीक है। तो इसके जो इसमें जो अध्यायों के नाम है उनका नाम पर्व है। और इसमें कितने पर्व हैं? 3 पर्व हैं, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। दिशाहारा, दिशांत और दिशा की खोज, ये 3 पर्व हैं इसमें, ठीक है। दिशाहारा, दिशांत और दिशा की खोज, तीनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक। ये तीनों पर्व उपशीर्षकों में विभाजित हैं, मतलब कि इनके शीर्षक हैं, फिर उपशीर्षक हैं, ऐसे करके। दिशाहारा में 18 उपशीर्षक हैं, याद रखना, 75 पृष्ठों में। दिशा की खोज में भी 18 उपशीर्षक है, 91 पृष्ठों में। देशांत में 30 उपशीर्षक हैं, 271 पृष्ठों में। पृष्ठों को याद नहीं रखेंगे लेकिन उपशीर्षकों को याद रख लेना। दिशाहारा यह प्रथम पर्व है। इसमें शरद चंद्र की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की घटनाओं का वर्णन है। उनके बचपन की शरारतों में भी एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं।
दिशा की खोज साहित्यिक जीवन और दिशा की खोज है। द्वितीय पर्व में शरद के लेखन विकास की प्रेरणा के स्रोत, रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों से समरसता, रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, आरोप, विराज बहू और आवारा, श्रीकांत की चर्चा है। दिशांत में क्या है? इसमें रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन है। सामाजिक कार्य, साहित्यिक विधाओं में रचनाशीलता का इसमें वर्णन किया गया है। प्रमुख पात्र हैं इसके केदारनाथ, शरद चंद्र के नाना, विंध्यवासिनी शरद चंद्र की नानी है, मोतीलाल शरद चंद्र के पिता हैं, भुवनेश्वरी शरद चंद्र की माता, मणिंद्र छोटे नाना, और सुरेंद्र जो है वो शरद चंद्र के छोटे मामा है। अक्षय पंडित शरद चंद्र और मामा को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। मुशाइर शरद चंद्र के नाना के नौकर हैं। शांति शरद चंद्र की पहली पत्नी, मोक्षदा शरद चंद्र की दूसरी पत्नी। मोक्षदा का अन्य नाम हिरण्यमयी था। कृष्णदास मोक्षदा के पिता, धीरू शरद चंद्र की बाल संगिनी, अनिला शरद चंद्र की बड़ी बहन। विशेष तथ्य देखते हैं। शरद चंद्र की कहानियां यमुना पत्रिका में छपती थी। देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरद बाबू को उच्च कोटि के लेखकों में गिना जाने लगा। शरद बाबू को चरखा चलाना बहुत पसंद था। वे काफी महीन सूत काटते थे। उनकी रचना पाथेर दाबी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ध्यान रखना इसको भी। शरद की पत्नी शांति की मौत प्लेग की बीमारी से हुई थी और क्लर्क के रूप में शरद को 50 रुपया वेतन मिलता था। वृद्धावस्था में शरद बाबू को जानलेवा रोग कैंसर हो गया था। कुंतलीन पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए शरद चंद्र ने मंदिर नामक कहानी लिखी। उन्होंने लेखक के नाम की जगह अपना नाम नहीं लिखकर सुरेंद्र का नाम लिखा था। प्रतियोगिता में इस कहानी को प्रथम स्थान और पुरस्कार के रूप में 25 रुपए मिले थे। 16 जनवरी 1938 के दिन शरद चंद्र का निधन हो गया था। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें इसको हम शाम की क्लास में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता ही आता है। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। शाम को मिलेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय सबको। कौन कौन रह गए हैं क्लास में देख लो मैं एक बार, कौन कौन बीच में चले गए हैं। अंकिता कुशवाहा, पूनम शर्मा, अंजलि, मधु, श्वेता, उत्कर्ष, अंशिका, सुशीला, विनोद, आरती, ओके, और बाकी गए, ठीक है। Thank you so much, ma'am. Nice class. Okay, thank you very much. Most welcome. Bye bye. Have a nice day. सबको bye bye. Take care. Thank you.